नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे वृंदावन लाल वर्मा का एक उपन्यास है झांसी की रानी, जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। जब आप बीए के थर्ड सेमेस्टर में होते हैं, हिंदी गद्य आपको पढ़ना होता है, तो उसी हिंदी गद्य में हिंदी उपन्यासों में बेसिकली आपको वृंदावन लाल वर्मा का जो उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है, बेसिकली उस ऐतिहासिक उपन्यास को आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया हिंदी गद्य के सिलेबस में। तो उसी ऐतिहासिक उपन्यास, जो कि बहुत ही जबरदस्त उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास की अगर कैटेगरी में देखा जाए, और वृंदावन लाल वर्मा जो है वो एक ऐतिहासिक उपन्यासकार भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने बहुत सारे इतिहास पर उपन्यास लिखे हैं, यानी इतिहास से जो कुछ चीजें छूट गई हैं उनको भी इन्होंने उसमें सजोने का काम किया है। झांसी की रानी जो एक वीरांगना रही है भारत की, मणिकर्णिका उनका नाम रहा है। मनु बचपन में कहा जाता था। झांसी चूंकि इलाके की रानी थी, वो गंगाधर राव की पत्नी थी और उनकी मृत्यु हो जाती है उनके पति की। उसके बाद में जब लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति की वजह से आप देखते हैं जब वो उनके राज्य को कब्जा कर लिया जाता है, हड़पने का प्रयास किया जाता है, तो वो वीरांगना अपने बच्चे को अपने पेट में बांध करके युद्ध लड़ती हैं। और उसी समय सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस पर कविता भी लिखी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, आपने कविता सुनी होगी। ठीक है, बुंदेले हर बोलो मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सन 57 में चमक उठी वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब आप हिंदी का राष्ट्रीय काव्य पढ़ते हैं, बीए फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर नंबर 2 में हिंदी का राष्ट्रीय काव्य शामिल है, उसमें कविता भी शामिल है, झांसी की रानी कविता। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। ऐसे ही वो कविता लिखी सुभद्रा कुमारी चौहान ने, लेकिन वृंदावन लाल वर्मा ने जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से या इतिहास में जो चीजें नहीं मिली उस पर शोध किया, एक गहरे रिसर्च करते थे, उसके बाद में कोई चीज लिखते हैं ये। तो उन्हीं वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। बीए के थर्ड सेमेस्टर में बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो सिलेबस शामिल है उसमें ये उपन्यास संकलित है। इस उपन्यास को विस्तार से आज की वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। आपकी परीक्षा की अगर बात की जाए तो ये यूनिट नंबर 2 में शामिल है, सॉरी यूनिट नंबर 3 में आपका शामिल है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यूनिट 1 में आपका हिंदी गद्य विधाओं का उद्भव और विकास कैसे होता है, और उसके बाद यूनिट 1 में आपको समझा चुका हूं। यूनिट 2 में क्या है, हिंदी कहानी का उद्भव विकास, हिंदी जो है उपन्यास, फिर ऐसे सभी कहानियों का, सभी गद्य विधाओं का परिचय आपको जानना है यूनिट 2 में। तो वो सब भी मैं चर्चा कर लूंगा एक वीडियो के माध्यम से। यूनिट 2 3 इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि उपन्यास में आपका पाठ्यक्रम से, मतलब ये उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में था और इस उपन्यास से क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके इसके कि उपन्यास कला के तत्वों के आधार पर जो है वृंदावन लाल वर्मा का झांसी की रानी जो उपन्यास है, इसका जो है समीक्षा कीजिए या इसका विशेषताएं बताएं, इसका महत्व बताएं। ठीक है, ऐसे तमाम पर या इनका जो दृष्टिकोण रहा है या इसकी विशेषताएं, सारी चीजें पूछी जाती हैं, वो सब मैं आज की वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। ठीक है, उपन्यास कला के तत्व कितने कितने होते, कौन कौन से होते? पहला होता है कथानक, दूसरा है पात्र और चरित्र चित्रण, तीसरा है संवाद शैली, चौथा होता है आपका कहा की घटना है यानी वातावरण जिसको कहते हैं, और अगला आपका होता है भाषा शैली, यानी किस भाषा में निबंध है, सॉरी उपन्यास है या कोई भी कहानी है और किस शैली में लिखी गई है। साथ ही साथ में आप देखते हैं कि एक उद्देश्य छिपा होता है किसी भी रचना के पीछे, एक संवाद शैली होती है, उसमें डायलॉग डिलीवरी होती है। जैसे एक मूवी आप देखते हैं तो मूवी में एक कहानी होती है, मूवी में कुछ हीरो हीरोइन काम कर रहे होते हैं, तो पात्र और चित्रण हीरो हीरोइन होते हैं। कथानक वो कहानी होती है। जैसे उपन्यास एक मूवी की भांति आप समझने का प्रयास करें। जैसे मूवी में कुछ जो है पात्र और चित्रण जो होते हैं, जैसे हीरो हीरोइन हो गए, गुंडा हो गया यानी कि विलेन, फिर इसके बाद में वो गुंडा डायलॉग डिलीवरी करता है, डायलॉग बोलता है, हीरो कुछ बोलता है, हीरोइन कुछ बोलती है, वो सब चीजें संवाद शैली कही जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही एक मूवी में क्या आपको और मिलता है, एक मूवी में यानी कहाँ शूटिंग हुई है, कहाँ की घटना है, कहाँ की कहानी है, यानी परिवेश या वातावरण जिसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे उपन्यास में भी होता है। और सेम अगला जो आपका टॉपिक आता है वो भाषा शैली तो हो ही गया आपका, यानी शैली मतलब कि जैसे कि मूवी आप देखते हैं क्राइम थ्रिलर पर है, किस पर है, यानी किस शैली पर है, तो वो चीजें ऐसे इसमें भी मिलती है। उद्देश्य क्या है मूवी का, कोई संदेश फैलाना है, कुछ भी किस उद्देश्य से कोई पिक्चर बनाई गई, ऐसे ही इसका भी उद्देश्य होता है। तो कुल मिलाकर के अगर कहना चाहें तो जिस तरीके से एक पिक्चर आप देखते हैं तो वो उसमें तमाम प्रकार की चीजें आपको दिखती हैं, ऐसे ही एक कहानी उपन्यास में होता है। कहानी छोटा होता है, यानी 20 मिनट में उसको पढ़ करके आप समाप्त कर सकते हैं, एक विद्वान ने कहा। लेकिन उपन्यास जो होता है 200, 300, 400, 500 पेज, 600 पेज, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों को आप देखेंगे तो उसमें विस्तार बहुत ज्यादा मिलेगा।
तो वही उपन्यासों की श्रृंखला में पहला उपन्यास जो है, वैसे यही उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, झांसी की रानी। एक आध दो विश्वविद्यालय में अलग अलग उपन्यास संकलित है, तो उसके लिए प्रयास करूंगा मैं। आपकी यूनिवर्सिटी में क्या संकलित है आप बताएं। वैसे सभी विश्वविद्यालयों में यही संकलित है, एक आध दो विश्वविद्यालय की बात मैं नहीं कर सकता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पूरा कंप्लीट यूनिट मैं आपको चर्चा करूंगा, यूनिट नंबर 3 पूरा आपको विस्तार समझाऊंगा। इसके साथ साथ इसमें एमसीक्यूज भी हमने रखे हैं, यानी कि वृंदावन लाल वर्मा और झांसी की रानी उपन्यास से बनने वाले 15 एमसीक्यूज मैंने तैयार किए जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको भी मैंने लिख रखा है। इससे पहले आपने जो है पंच परमेश्वर कहानी की व्याख्या देखी होगी। पंच परमेश्वर के अलावा आपने और भी चीजों को पढ़ा होगा, समझा होगा। पंच परमेश्वर के अलावा आपने और कहानी देखी, कौन सी कहानी आपने पढ़ दी है? जो है आपने कहानी पढ़ ली पंच परमेश्वर, आपने तीसरी कसम और कुमार का गुलफाम, और भी कहानी आपकी पाठ्यक्रम में जो बच्ची उनको मैं पढ़ा दूंगा, जैसे कि गैंग्रीन कहानी हो गई, पाजेब कहानी हो गई, ठीक है। ये सब कहानियों का आ जाएगा विश्लेषण। पर्दा कहानी है यशपाल की, पिता कहानी ज्ञान रंजन की, सभी कहानी। और इसके साथ साथ मैं ध्रुव स्वामिनी नाटक पर चर्चा कर रहा हूँ, ध्रुव स्वामिनी नाटक तैयार कर रहा हूँ। यूनिट नंबर 5 में ध्रुव स्वामिनी नाटक आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। और एकांकी है दीपदान, तो लक्ष्मी का स्वागत, दोनों एकांकियों के बारे में चर्चा मैं करूंगा। और नाटक ध्रुव स्वामिनी के बारे में चर्चा करूंगा। ये सब चीजें आपको मिलती रहेंगी, परेशान नहीं होना है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसकी क्लासेस मैं लगातार ले रहा हूँ, पहले ले रहा हूँ, ताकि वो चीजें आपको समझ में आ जाए। 10 नंबर या 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछा आता है, बात मतलब पक्का कर लीजिए एकदम से। वृंदावन लाल वर्मा, चलिए अब इसका परिचय समझते हैं। शीर्षक और रचना का प्रकार, यानी रचना कैसी है ये देखिए। शीर्षक इसका है झांसी की रानी, क्योंकि झांसी की रानी की कहानी है पूरी की पूरी। झांसी की रानी झांसी की है, इसलिए उनको झांसी की रानी कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई उनका नाम था। मणिकर्णिका बचपन में कहते थे, मनु मनु के नाम से पुकारते थे। यह हिंदी साहित्य का एक उत्कृष्ट ऐतिहासिक उपन्यास है। कौन? झांसी की रानी, जिसे प्रसिद्ध उपन्यासकार है वृंदावन लाल वर्मा। ये एक भारत के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकारों की श्रेणी में आते हैं, और विदेशी इतिहासकारों से इनकी तुलना भी करी जाती, जो कि ऐतिहासिक संदर्भ में लिखते रहे। ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साहित्यिक कल्पना का अद्भुत संगम अगर आपको किसी की रचना में दिखेगा, तो या तो जयशंकर प्रसाद आपको मिलेंगे, या फिर ये मिलेंगे, क्या नाम है इनका, वृंदावन लाल वर्मा जी। तो वृंदावन लाल वर्मा एक ऐतिहासिक उपन्यासकार, इतिहास के तथ्यों को साथ मतलब उकेरते हैं। इतिहास से जो चीजें छूट गई उसको भी ये साहित्यिक शैली में बयां करते हैं। यानी साहित्यकार भी इनके अंदर छुपा हुआ है और एक इतिहासकार भी छुपा हुआ है, ठीक है। एलएलबी की पढ़ाई की थी, कानून की वकालत की पढ़ाई की थी इन्होंने, और बहुत चीज को डीपली ले जाकर के समझाने का प्रयास करते हैं। इसे हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासों में मील का पत्थर माना जाता है, माइलस्टोन मानते हैं किसको, झांसी की रानी उपन्यास को। एक बड़ी जबरदस्त रचना है, इसीलिए हम आप जो है बीए में इसको पढ़ते हैं। लेखक का परिचय समझते हैं। लेखक कौन है इसका? लेखक की अगर बात करें बाबू, तो लेखक का परिचय हेडिंग लेंगे। देखिए लेखक कौन है इसका, वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। जन्म इनका 9 जनवरी को हुआ था 1889 में। मऊ रानीपुर जो है झांसी में है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में है। इसीलिए झांसी की रानी पर लिखते, क्योंकि झांसी में ही इनका जन्म भी हुआ था। निधन इनका 23 फरवरी 1969 को हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और शिक्षा की बात की तो बीए कंप्लीट किया था, एलएलबी भी किया था। पेशा वकालत, शुरुआत में वकालत करते हैं, लेकिन साहित्य में इनकी चूंकि गहरी रुचि थी, इस वजह से वकालत के साथ साथ साहित्य में भी इन्होंने अपना योगदान दिया। इसके अलावा प्रमुख पहचान इनका जो बना, या ये जो जाने जाते हैं हिंदी साहित्य में, या जो आज हम इनको पढ़ा रहे हैं, केवल इनके ऐतिहासिक योगदान की वजह से, जो उन्होंने हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यासकार की जो है बातें जो है इससे पहले कोई नहीं करता था, इन्होंने उसको कर दिखाया। और एक ऐसे जबरदस्त तरीके से इतिहास पढ़ने से लोग भागते थे, उस इतिहास को एक रोचक ढंग से, एक कल्पनात्मकता के माध्यम से उसमें रोचकता ला करके ऐसा प्रस्तुत किया साहित्यिक शैली में, जिसको पढ़ने के लिए लेखक जो है बहुत ही लेखक मजबूर, मतलब लेखक पढ़ने के लिए तमाम प्रकार की चीजें करते थे, इनकी रचनाओं को पढ़ते थे आकर के। तो कहीं ना कहीं पे इन्होंने बड़ी एक प्रकार से उपलब्धि हासिल की है ऐतिहासिक उपन्यासकारों के क्षेत्र में। कई रचनाएं भी इन्होंने लिखी, जैसे कि मृणालवती, गढ़कुंडार, महाराणा प्रताप, वीरता की मिसाल, तमाम प्रकार की ऐसी और रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, ठीक है। साहित्यिक विशेषता की अगर बात की जाए, इन्होंने क्या किया, इतिहास और साहित्य का संतुलित मेल करवाया। किसने? वृंदावन लाल वर्मा जी ने क्या किया, इतिहास और साहित्य दोनों को एक में पिरो दिया, दोनों को एक में जोड़ करके देखा, ठीक है। एक सिक्के के दो पहलू के रूप में देखा, ऐसे विद्वान है ये। साथ ही साथ भाषा में इनके ओज और प्रवाह आपको दिखेगा, यानी भाषा एकदम से, जब ये झांसी की रानी की बात करते हैं, झांसी की रानी जिस तरीके से बातें बोलती है, अंग्रेजों से बिल्कुल डरती नहीं है, वहां पर भाषा में ओज आपको दिखाई पड़ता है,
ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रभक्ति की गहरी छाप भी आपको इनमें दिखती है, क्योंकि अगर राष्ट्रभक्ति ना होती तो इन्होंने जो गड़ी चीजें थी, जो छुपी चीजें थी जिसको हम नहीं जान पाते थे या जिसको इतिहास नहीं बताया, ठीक है, इतिहास में जो चीजें नहीं लिखी गई उसको इन्होंने लिखने का काम किया। 1946 में ये रचना प्रकाशित होती है, और जब ये रचना प्रकाशित होती है बाबू, आप खुद ही सोचो, जब ये रचना प्रकाशित होती है, वृंदावन लाल वर्मा की रचना प्रकाशित होती है 1946 में, एक साल बाद उसकी आजादी को थे। अब सोचो उस समय रचना प्रकाशित होती है, एक साल आजादी के एक साल पहले रचना प्रकाशित करवाई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे डरते नहीं थे, एकदम से राष्ट्रभक्ति इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। पात्रों का सजीव और प्रेरक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। जब आप पढ़ते हैं ये, जब ये युद्धों का वर्णन करते हैं उसमें, तो युद्धों लगता है युद्ध सामने हो रहा है, एक सजीवता सी आ जाती है, बिंबात्मकता का प्रयोग आपको दिखता है। जैसे कोई बात हम बोले, जैसे कि जैसे जब रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, एकदम से घोड़े उड़ उड़ करके तलवार से सर उधर कट रहा था, ऐसे जब लिखते हैं तो उसको पढ़ने में लगता है कि भाई वो वास्तव में वो चित्र सही में आपके सामने आ जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक मूवी अभी बनी है मणिकर्णिका नाम की, ठीक है, जिसमें कंगना रनौत ने जो है इनका रोल प्ले किया है, लक्ष्मीबाई जी का, तो देख सकते हैं आप उस मूवी को। बहरहाल आप पढ़िएगा, ज्यादा बेटर रहेगा ये। विशेष तथ्य इसमें क्या है, वृंदावन लाल वर्मा की रचनाओं में ऐतिहासिक तथ्यों की प्रमाणिकता के साथ साथ साहित्यिक सौंदर्य का भी पूरा ध्यान रखा गया, यानी ऐतिहासिक प्रमाण तो इसमें मिलता है, यानी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो इस रचना को आप नकार नहीं सकते हैं। इतिहास को पूरा का पूरा फॉलो करती है, इतिहास के तथ्यों को भी साथ में लेकर के चलती है, और साथ ही साथ में साहित्यिक सौंदर्य भी इसमें आपको भरपूर मात्रा में मिलता है। इसके साथ ही साथ में आप देखेंगे, इसके साथ ही साथ में आप देखेंगे इसके साथ ही साथ में आप देखेंगे उन्होंने पाठकों के मन में भारत के गौरवशाली इतिहास और स्वतंत्रता भावना को जागृत करने का कार्य भी किया, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखिए उपन्यास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। देखिए 19वीं सदी के मध्य का भारत, उस समय जब आजादी के एकदम चरम शिखर पर खड़ा हुआ था, उस समय रचना प्रकाशित होती है, जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों के द्वारा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब कि हड़प की नीति अपना करके सभी राजा महाराजाओं का जो है राजाओं को, राज्य को हड़पने का प्रयास लॉर्ड डलहौजी और उनके कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा था। ऐसे में अवध के नवाब की बात हो या फिर बंगाल के नवाब की बात हो, या अलग अलग जगहों पर आप देखते हैं अंग्रेजों का वर्चस्व बनता चला जा रहा था। झांसी पर, जो कि दत्तक पुत्र होने की वजह से इसको जो है झांसी को कब्जा करने के लिए आते हैं। ऐसे में रानी लक्ष्मीबाई साफ जो है इनकार करती हैं, और वो युद्ध के लिए तत्पर होते कि भाई युद्ध लड़ेंगे, ठीक है, लड़ ले जिसको लड़ना है। और रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता का परिचय देते बहुत बहुत बड़ा युद्ध लड़ा। 1857 की क्रांति में सबसे बड़ा योगदान अगर देखेंगे तो महारानी लक्ष्मीबाई जी का रहा, और आज भी जो है हमारे देश की महिलाएं उनको अपना आदर्श मानती हैं और उनको आदर्श मान करके आगे बढ़ती हैं। और आप देखेंगे कि जो है जब ये नीति बनाई गई, देशी रियासत जो थी, भारतीय राजा थे, उनको अधिकार जमाना शुरू कर दिया गया था। 1857 की क्रांति तब हुई थी, यानी कि 19वीं शताब्दी का जो अर्ध शताब्दी की 19वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध है, या आप देखते हैं मध्य का काल है, यानी 1850 से बाद का काल जो आप देखते हैं, उसी समय की पूरी घटना है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ रहा, जिसमें अनेक राजा महाराजाओं और सैनिकों ने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। मंगल पांडे जो सैनिक थे, उन्होंने एक प्रकार से जो है देखा कि भाई उसमें क्या किया जा रहा है, उसमें गऊ और सुअर के चमड़े का प्रयोग, चर्बी का प्रयोग हो रहा है। ऐसे में लोगों के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचने लगती है, और लोगों ने खुल करके विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि हिंदुओं के लिए गाय जो है हमारी माता रहती है, और जो सुअर है वो मुसलमानों लोग उतना ज्यादा उसमें आप देखते हैं उनके लिए भी उतना जो है वो नहीं माना जाता। तो कहीं ना कहीं पे मुसलमानों में भी और हिंदुओं में भी इन बातों का बड़ा जो है असर पड़ा, और लोग अंग्रेजों के खिलाफ होने लगे, राष्ट्रवाद की भावना भी पनपने लगती है। लेकिन दिक्कत यही थी कि नेतृत्वकर्ता का अभाव था, कोई एक नेता मुखिया नहीं था। युद्ध तो तात्या टोपे, झांसी से लक्ष्मीबाई जी लड़ रही थी, बिहार से कुंवर सिंह लड़ रहे थे, ठीक है, जो है तात्या टोपे लड़ रहे थे इसकी ग्वालियर से। इसके अलावा आप देखते हैं लखनऊ से नवाब, लखनऊ के नवाब लड़ रहे थे, इधर से अयोध्या से कुछ, ठीक है, सब जगह से, दिल्ली से बहादुर शाह जफर ही लड़ रहे थे, कानपुर से नाना साहेब लड़ रहे थे। ऐसे में तमाम प्रकार के इलाकों से सभी जो है राजा महाराजा लड़ रहे थे।
लेकिन एक नेता का अभाव था। बहादुर शाह जफर जो दिल्ली के बादशाह थे, उनका चूंकि वो एकदम से पतन की ओर थे अपने, उनका कोई मतलब नहीं था, बट हाँ वो भी साथ में थे, लेकिन हार जाते हैं, युद्ध हारते हैं इसलिए चूंकि नेतृत्वकर्ता का अभाव था, हमारे पास उन्नत किस्म की तकनीकें नहीं थी और उनके पास गोला बारूद था, हमारे पास वो भी नहीं था। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये कि हमारे पास जो है सैन्य क्षमता भी उतनी जो है, चूंकि हम एक नहीं थे, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एक नहीं थे, इस वजह से हम हारे। और उसी समय का वर्णन इन्होंने किया जो रानी लक्ष्मीबाई खास करके जिन्होंने झांसी से संग्राम लड़ा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष जो स्त्री शक्ति, राष्ट्र प्रेम और अदम्य साहस का प्रतीक बन गया, उसी को इन्होंने अपनी रचना में लिखा। उपन्यास इसी ऐतिहासिक कालखंड पर आधारित है और रानी के जन्म से लेकर के उनके बलिदान तक की गाथा को प्रस्तुत करता है साहित्यिक सौंदर्यात्मक दृष्टिकोण से। ठीक है, यह वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास। इसका रचना और प्रकाशन और महत्व की अगर बात की जाए, इसका रचना जो हुआ है 1946 में इसकी रचना हुआ, प्रकाशन हुआ है। महत्व यह है कि तत्कालिक समय में यह उपन्यास देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना को प्रबल करने वाला सिद्ध हुआ, क्योंकि एक साल बाद स्वतंत्रता के एक साल पहले ये जो है रचना प्रकाशित हुई, लोगों ने पढ़ा, लोगों के अंदर और ज्यादा जुनून आया। यह केवल इतिहास का दस्तावेज नहीं बल्कि यह राष्ट्रीय चेतना का साहित्यिक घोषणा पत्र भी है। यह बात भी आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आप लोगों ने इस चीजों को पढ़ा। अब इसके कथानक को हम विस्तार समझेंगे, लेकिन कथानक को समझने से पहले एक चीज आपके लिए बता देना चाहता हूँ। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इन सभी चीजों के पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, क्लास प्राप्त करना, सभी सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह पीडीएफ, आप 9161936062 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिए। क्या एसएमएस कीजिएगा बेटा? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो, अपने सेमेस्टर का नाम, यानी 3rd सेमेस्टर में है, अपने सेमेस्टर के नाम इस नंबर पर व्हाट्सएप पर लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे ही आप इतना लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस भेजना है, ध्यान रखेंगे। जैसे व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर यानी क्यूआर कोड पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। जैसे ही आप 100 रुपए फीस जमा करेंगे, तुरंत आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, साथ ही साथ में लाइव क्लास आपकी छूट जाती तो वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर से सब यूट्यूब के वीडियोस आपको मिलेंगे। यूट्यूब की जो कुछ प्राइवेट वीडियोस रहेंगे अनलिस्टेड, वो भी आपको मिलेंगी, और जो यूट्यूब पर है वो भी आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के माध्यम से, सब कुछ आपको मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस कोर्स की खासियत जो है वो है पीडीएफ नोट्स। और पीडीएफ नोट जो रहेंगे वो पीडीएफ नोट्स आपकी एमसीक्यूज भी आपको एमसीक्यूज आंसर के साथ, और इसमें लिखित में यानी कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का मॉडल पेपर भी रहेगा। साथ ही साथ में इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी रहेगा। ठीक है, जो पुराने क्वेश्चन पेपर है वो भी रहेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिखित भी और साल फॉर्म में रहेंगे। इस तरीके से आपके लिए पूरी व्यवस्था के साथ चीजें आपको मिलेंगी। मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में आपको केवल एक सब्जेक्ट हिंदी का नहीं बल्कि आपका 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर, एक को करिकुलर, चारों पांचों सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूं, अगर आपका सब्जेक्ट जैसे उर्दू है, उर्दू मैं नहीं पढ़ाता हूं, या ऐसे जो सब्जेक्ट जो मैं नहीं पढ़ाता हूं वो नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको लेकर के एक बच्चा मेरे पास एसएमएस किया कि गुरुजी आप जो है हम उर्दू नहीं पढ़ाते हैं, तो आप जो है हमारा 20 रुपया वापस कर दीजिए। 100 रुपए का कोर्स लिया और उसमें कमेंट क्या कर रहा है, गुरुजी हमारा 20 रुपया वापस कर दीजिए क्योंकि आप उर्दू नहीं पढ़ा रहे हैं। यानी एक सब्जेक्ट की कीमत अगर आपने सेट की है बीए की तो 20 रुपए सेट की है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। भाई देखो, अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़े, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जो सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाता हूं मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो पढ़ाता हूं वैसे अधिकतर सब्जेक्ट में पढ़ाई देता हूं, यहाँ तक कि को करिकुलर सब्जेक्ट जो आपका ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज है, और भी अलग अलग विश्वविद्यालय में एक आध दो बदला भी है, तो उसको उसके लिए भी मैं पढ़ाता रहता हूं। तो जो मेरी जितना मैं कर सकता हूं उससे अधिक मैं करता हूं आपके लिए। आप इसमें पीडीएफ में सब कुछ व्यवस्था, अगर पीडीएफ ही लेने जाएंगे, आप एक सब्जेक्ट की सीरीज खरीदते हो, 60 रुपए की एक सब्जेक्ट की सीरीज आती है। 5 सब्जेक्ट की सीरीज खरीदो कितने पड़ेगा, 300 रुपए का हो जाएगा। किताब एक सब्जेक्ट कितने का आती है, 150 से 200 300 रुपए की आती है। 150 रुपए कम से कम मिनिमम किताब होती है। आप 500 की किताब खरीदो, कम से कम 750 800 रुपए की किताब हो जाएगी। आपको वो सब नहीं करना पड़ रहा है, आपको सब कुछ यही मिल रहा है। पिछले 7 वर्षों से आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको अनुभव भी मिल रहा है, आप हमसे डायरेक्टली जुड़ भी पा रहे हैं, सारी चीजें आपको मिल पा रही हैं। ठीक है, तो आपको क्यों नहीं आप जुड़ सकते, इससे क्यों नहीं जुड़ रहे हैं और क्यों इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि 100 रुपए हम क्यों लगाएं इसमें। आपको यहाँ पर 100 रुपए की बात नहीं है, लेकिन जब जुड़ते आप हैं तो आप पीडीएफ प्राप्त करते हैं, आपको सीरीज किताब नहीं खरीदनी पड़ती है, आपको कहीं पे भटकना नहीं पड़ता है, आपको इकट्ठा सब कुछ मिलता है। आप हमसे जो आपके डाउट होते हैं आप हमसे पूछ सकते हैं।
ठीक है, आप हमसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं जब आप हमसे जुड़ते हैं। तो ये तमाम फायदे जो आपको मिलने वाले हैं वो मात्र 100 रुपए में मिलने हैं। ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ी फीस रखी गई है, और केवल एक सब्जेक्ट की 100 रुपए फीस नहीं है। इसी वजह से मैं एप्लीकेशन पे नहीं पढ़ाता हूं, जो कि एप्लीकेशन पे हर सब्जेक्ट के लिए अलग से कोर्स रखना पड़ता, हर सब्जेक्ट के लिए अलग से फीस आपको पे करनी पड़ती। लेकिन मैंने सोचा कि भाई बीए के बच्चों के पास इतना पैसा कहां से आएगा, इस वजह से मैंने सोचा कि आपके लिए जो व्यवस्था की जाएगी पीडीएफ की, और उसके लिए भाई ऐसा नहीं कि जो पैसे आप भेजते हैं वो सारे पैसे जो है कहीं मतलब खर्च नहीं होते, वो सारी चीजें सब लग जाते हैं। जो भी ऐसे ऐसा नहीं कि वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती है, मेहनत के अलावा खर्चा भी लगता है। ऐसा नहीं कि जो आप सोचते हैं कि बस केवल गुरुजी जो पैसा पा जाते हैं, 100 रुपया दे दिया गुरुजी को, गुरुजी राजा हो गए हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 100 रुपए कब खत्म हो जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है, समझ रहे हैं। आप एक बार मार्केट में जाइए और 100 रुपए का समोसा तुरंत खा करके चले आएंगे, लेकिन अगर आप जुड़ जाएंगे तो आप आगे चल करके टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं हिंदी से उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, हिंदी ज्योग्राफी पॉलिटी हिंदी संस्कृत जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा नेट जीआरएफ पीएचडी कुछ भी आप करेंगे तो उसके लिए एक पृष्ठभूमि तैयार होगी, आप जान पाएंगे हर चीज को। चलिए, ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं आप सोचे गुरुजी का इसमें फायदा, आपको जुड़ना है तो जुड़ सकते, नहीं जुड़ना कोई बात ही नहीं। आप बाकी यूट्यूब पर फ्री में क्लासेस आपकी अवेलेबल ही रहेगी, आप क्लास वीडियोस यूट्यूब पर भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको यूट्यूब पर मिलती रहेंगी, आप वीडियोस के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोर्स में ज्वाइन होना तो आप कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा वहां पर एसएमएस करेंगे गुरुजी उर्दू आप नहीं पढ़ाते हैं, आपको हमको 20 रुपया वापस कर दीजिए, इतना कष्ट होता है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो प्लीज अगर जिनको ऐसा करना हो तो बिल्कुल आप कोर्स ना ही ले तो बेटर रहेगा, ठीक है। और 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो इसमें जैसे बात वो नहीं होती कि 20 रुपए मैं आपको 1000 रुपए वापस कर दूं, ठीक है। लेकिन जब आप ऐसा बोलते हैं तो कष्ट होता है कि सारी चीजें दे भी रहा है अगला बंदा, कि सब कुछ आपको मिल भा रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कहाँ से ढूंढा जा रहा है, कहाँ से लाया जा रहा है, आपको नोट्स कितनी मेहनत से सब लिखे जा रहे हैं, ठीक है, कितना, तो कई बात है। चलिए चर्चा नहीं करते हैं इस पर, नहीं लंबा डिबेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर चीजों को जाना। अब हम कथानक को इसको विस्तार समझते हैं, कहानी के रूप में इसको आपको समझाते हैं क्या क्या कहानी है, उपन्यास में क्या क्या बताया गया है, बेसिकली जो आपकी परीक्षा में आपको लिखना पड़ता है उस हिसाब से मैंने तैयार किया है। झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है, कथानक लिखिएगा इसका। पहली बात, जन्म और बचपन। मनु की कहानी की जो शुरुआत होती है, तो मनु, रानी लक्ष्मीबाई जी के बचपन का नाम है मनु, ठीक है। और बात की जाए तो असली नाम इनका क्या है, मणिकर्णिका है। मणिकर्णिका इनका बचपन का मतलब कि ये बचपन का नाम असली नाम है। प्यार से लोग इनको घर वाले मनु कहा करते थे। जन्म स्थान बनारस काशी का एक संस्कारमय और धार्मिक वातावरण में जन्म होता है। बचपन से ही माता पिता का निधन हो गया था, पालन पोषण जो है अलग हुआ इनका। मनु अलग थी, क्यों क्यों अलग थी बेटा, क्योंकि गुड़ियों से खेलने के बजाय शुरुआत से ही तलवारबाजी, धनुष बाण और घुड़सवारी में माहिर थी, ठीक है। शुरुआत से बच्चियां बेसिकली गुड़िया वगैरह खेलती है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई जी का ध्यान उनमें बिल्कुल भी नहीं गया। वो तलवारबाजी शुरुआत से ही, धनुष बाण जो है, इसके अलावा घुड़सवारी किया करती थी। इसके अलावा घोड़े की पीठ पर ऐसे दौड़ती थी जैसे हवा से बातें कर रही हूं, ठीक है। शुरुआत से ही उनकी आंखों में बचपन से ही साहस और आत्मसम्मान की एक चमक थी, ठीक है। एक आत्मसम्मान की चमक थी जो कि एक प्रकार से और किसी में नहीं दिखती है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई में वो चीज आपको दिखती है। दूसरी बात, दो बचपन बीता, बचपन के बाद में फिर इनकी शादी होती है। शादी जब होती है रानी लक्ष्मीबाई का जो है, तब शादी के बाद में वो रानी बनती हैं। मनु का विवाह किससे होता है, झांसी के राजा गंगाधर राव से इनका जो है शादी होता है। विवाह के बाद उनका नया नाम पड़ा लक्ष्मीबाई, ठीक है। अब वो केवल मनु नहीं रही बल्कि झांसी की महारानी बन चुकी थी। और चूंकि शुरुआत से इनको लड़ने का शौक था, शुरुआत से ही एक साहसी और एक ऐसी महिला थी जो कि एक प्रकार से अन्य महिलाओं से, अन्य लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। रानी लक्ष्मीबाई की खासियत क्या थी कि रूप में बिल्कुल रानी जैसी थी, सुंदर भी थी। सोच में बिल्कुल वीरांगना ऐसी थी, मतलब इनके सामने कोई टिकने वाला नहीं था। कम से कम 10 पुरुषों को ये मार सकती थी, इतनी ताकतवर इनके तलवार में, इतनी जो है अदम्य साहस था इनके अंदर, पराक्रम की मिसाल थी, जो कि कहीं ना कहीं पे लोग इनसे घबरा जाते थे जब ये अपने घोड़े पर बैठकर के युद्ध के लिए चलती थी, शिकार के लिए चलती थी। महल में रहते हुए भी राज्य के हर काम में रुचि रखती थी। प्रजा के दुख दर्द को समझना और न्याय दिलाना भी इनका एक उद्देश्य हुआ करता था। अब अगला जो कहानी का मोड़ आता, संकट के बादल कब छाते हैं रानी लक्ष्मीबाई पर, जब लैप्स की नीति आती है। राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती बहुत जल्दी, चूंकि वो स्वस्थ नहीं थे, कुछ बीमारियां थी, इस वजह से उनकी देहांत हो जाता है। और जब राजा का देहांत हो जाता तो रानी जो है गद्दी पर बैठती है, और रानी ने दामोदर राव को गोद ले लिया।
दामोदर और चूंकि इनके इनके पुत्र नहीं थे हुए, वो गोद ले लिया था इन्होंने। और चूंकि दत्तक पुत्र को एक प्रकार से अंग्रेजों ने नियम बनाया था कि कोई गोद लिया हुआ पुत्र राजा नहीं बन सकता है, और इसी आधार पर जो है वो जो है राज्य को हड़पने का प्रयास करने लगे। लेकिन अंग्रेजों ने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, लैप्स नीति के तहत गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से क्या कर दिया, उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। और जब इनकार कर दिया बेटा, तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने झांसी हड़पना चाहते थे अंग्रेज लोग, लेकिन रानी ने दहाड़ कर कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने क्या कहा, रानी लक्ष्मीबाई ने साफ तौर पर कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं देने वाली हूं, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे उसके लिए वीर गति ही हमको क्यों ना प्राप्त करनी पड़े। उन्होंने बहुत ही अदम्य साहस से अंग्रेजों को जो है अंग्रेजों से युद्ध किया। 1857 की क्रांति, युद्ध की तैयारी होती है फिर उसके बाद में, ठीक है। 1857 में पूरे देश में विद्रोह की ज्वाला एकदम से भड़क उठती है। रानी लक्ष्मीबाई ने पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी युद्ध कला को सिखाया, और युद्ध कला सिखाने के बाद में सभी लोगों को जो है युद्ध के लिए प्रेरित किया। उनकी सेना में झलकारी बाई, सुंदर, मुंदर जैसी निडर तमाम महिलाएं भी जो युद्ध के लिए तत्पर रहती थी, ठीक है, यानी उनकी सेना में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी उनकी तरफ से युद्ध किया करती थी। फिर इसके बाद में झांसी पर हमला होता है अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज सेनापति, उसका नाम था सर ह्यू रोज, उसने किले को घेर लिया। रानी ने बेटे को पीठ पर बांधा, घोड़ा का नाम था बादल, उसी बादल नाम के घोड़े पर सवार हुई और तलवार से बिजली की तरह वार किया। कई दिनों तक चली लड़ाई में दुश्मन के पसीने छूट गए। रानी लक्ष्मीबाई ने सबको मारा, पछाड़ा सबको, ठीक है। और जब युद्ध का अंतिम चढ़ आता है, कालपी से ग्वालियर अंतिम रण, झांसी अंग्रेजों के हाथ लगने के बाद झांसी पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। रानी कालपी पहुंच गई, कालपी और तात्या टोपे से हाथ मिलाया, फिर ग्वालियर किले पर अधिकार किया। अंग्रेजों ने यहां भी हमला कर दिया, और इस तरीके से आप देखते लगातार हमले अंग्रेज लोग करते रहे। और एक जो है युद्ध कला में कोई नेता नहीं था और कोई मोटिवेशन देने वाला बात में नहीं था, ऐसे में तमाम सारी कमियां आई। अंतिम युद्ध, रानी ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी, ठीक है। वो कहने की सन 57 में चमक उठी वो तलवार पुरानी थी, तो चमक उठी तलवार पुरानी थी, ठीक है। बुंदेले हर बोलो मुख हमने सुनी कहानी थी, तो तलवार एकदम से बिजली की भांति चमकती थी। लोग जो है मतलब एकदम डर जाते थे जब तलवार चमकती थी इनकी, ठीक है। जैसे राणा प्रताप जब अपने घोड़ी पर बैठ करके तलवार लेकर के निकलता था, तो जिस तरीके से लोग डरते थे, ऐसे ही रानी लक्ष्मीबाई का जो है एकदम से जब रौद्र रूप आता है, तो उस समय अंग्रेज के सैनिक जो है एकदम से डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं, और सारी चीजें होती है। अंत में वो वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन उनका नाम और साहस अमर हो गया। वो आज भी हमारे दिलों की धड़कनों में विद्यमान है। आज भी हर एक वीरांगनाओं के जो है आदर्श के रूप में बनी हुई महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। उनका आज हम सत्कार के साथ, आदर के साथ नाम लेते हैं। इसका कारण यही चूंकि उन्होंने अंग्रेजों के सामने अपना सर नहीं झुकाया, सर अपना कटवा लिया, लेकिन सर झुकने नहीं दिया। ये थी एक भारतीय वीरांगना जिसके बारे में मैंने आपको बताया। वृंदाबालाल वर्मा ने उसी वीरांगना को बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी कथानक को लिखा। कथानक का सार ये कि मनु से लक्ष्मीबाई तक बचपन से ही साहसी और युद्ध कला में निपुण थी। ये बचपन से लेकर के रानी बनने तक। राजनीतिक संकट जब इनके ऊपर आया, अंग्रेजों की लैप्स की नीति से टकराव होता है, एक शॉर्ट वे में समझे। युद्ध में भूमिका 1857 की क्रांति में केंद्रीय नायिका के रूप में भूमिका निभाती हैं। नारी शक्ति का प्रतीक है, महिलाओं को युद्ध के लिए संगठित करती हैं। बलिदान यानी ग्वालियर की धरती पर वीरगति को प्राप्त हुई ये, लेकिन जो है आत्मा इनकी आज भी हमारे दिलों में अमर है, ठीक है। कथानक अगर देखें वृंदाबनलाल वर्मा के दृष्टिकोण से कि वो उनके दृष्टिकोण से अगर देखें तो लिख सकते हैं, भावात्मक गहराई के साथ चरित्र का उभार इन्होंने किया। वर्मा जी ने रानी लक्ष्मीबाई को केवल एक ऐतिहासिक योद्धा नहीं बल्कि एक संवेदनशील, मातृवत और निडर नायिका के रूप में चित्रित भी किया है। उदाहरण के रूप में युद्ध के दौरान मैदान में साहस दिखाते हुए भी रानी का ममता से भरा मन, जैसे वह अपने गोद लिए पुत्र की चिंताओं को अनुभूत कर रही हूं, यानी कि वो युद्ध भी लड़ रही हैं और अपने बच्चे को बचा भी रही हैं। भारतीय माताओं के यानी एक मातृत्व क्षमता, और कोई होता तो अपना जान बचाता, बच्चे को कहीं इधर उधर जो है रख देता, लेकिन उन्होंने गोद लिया है बच्चे को, लेकिन अपने बच्चे से ज्यादा उसको प्रेम कर रही हैं,
ठीक है। और वो इस तरीके से क्या कर रही है, बच्चे को अपने पेट में बांध करके उसके बाद में युद्ध लड़ रही है, वो थी वीरांगना, ठीक है। यानी कि इन्होंने बताया किस तरीके की, यानी उनके अंदर केवल एक वीरांगना नहीं थी बल्कि एक मातृत्व भाव भी था, एक प्रेम का भाव भी था। इसके अलावा देशभक्ति और बलिदान की प्रेरक भाषा का प्रयोग करती हैं। उनकी शैली में राष्ट्र प्रेम की भावना शब्दों में उड़ान भरती है। उदाहरण के रूप में वो कहती है कि मैं अपनी झांसी नहीं छोड़ूंगी या नहीं दूंगी, जैसे नारे सिर्फ शब्द नहीं बल्कि रानी की दृढ़ प्रतिज्ञा का काव्यात्मक रूप प्रस्तुत करते हैं। तीसरी बात अगर देखें तो जीवंत दृश्य चित्रण और पर्यावरणीय विस्तार। वर्मा की अगर बात की जाए, वृंदावन वर्मा जी युद्ध भूमि का वर्णन जब करते हैं तो कहते हैं तोपों की गड़गड़ाहट, तलवार की तरकस, धूल भरा रण क्षेत्र, ऐसा लगता है कि चित्र सामने एकदम से उभर करके आ गया हो। प्रकृति, किले और परिवेश को वे भावात्मक संदर्भों से जोड़ते हुए चलते हैं, जैसे कि धूल धुंधलाती पहाड़ियों के बीच वीरांगना का शक्तिमान रूप जब सामने आता है। जिस तरीके से तमाम सारी बातें आप यहाँ पर देख सकते हैं। उपन्यास पूरा पढ़ेंगे तो बड़ा लंबा उपन्यास है, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन एक आप एग्जाम दृष्टिकोण से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताने का जो प्रयास कर रहा हूं वो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके अलावा संवादों में नैतिक और भावात्मक प्रभाव। उनकी संवाद रचना में कथ्य के साथ साथ स्वर और भावना भी घुल मिल जाती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर देखें, अंग्रेजों से सामना करते समय रानी का धैर्य और कहने के अंदाज, हमारी झांसी केवल गद्य से नहीं बल्कि गाथा से भी लिखी जाएगी, ऐसा संवाद छात्रों के हृदय में गहरे उतरते हैं। और इस तरीके से कहीं ना कहीं पे जो रानी लक्ष्मीबाई हैं वो आज आदर्श ऐसे ही नहीं बनी, उन्होंने बहुत कुछ खोया है और इसके लिए समाज को बहुत कुछ दिया है। समाज की आज आदर्श बनी हुई है। जब भी बात महिलाओं के शौर्य की होती है तो झांसी की रानी का नाम बड़े ही आदर के साथ हम लोग लेते हैं। पात्रों का संतुलित संयोजन। मुख्य पात्र के अतिरिक्त जो है वृंदावन वर्मा जी ने गौण पात्रों के बारे में बताया, जैसे झलकारी बाई, तात्या टोपे को भी उनकी शक्ति, संघर्ष और साहस की दृष्टि से समान रूप से महत्वपूर्ण बताते हैं। ऐसा नहीं केवल झांसी की रानी के बारे में बता देते हैं, और भी जो पात्र है उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। झांसी की रानी उपन्यास कला के तत्वों के आधार पर अगर समीक्षा करें तो कथानक आपने देख लिया, क्योंकि कथानक पहला होता है। अब दूसरा आपका होता है, मतलब कि ये मैंने कथानक इसलिए पहले लिखा था ताकि एक कहानी के रूप में आपको समझा पाऊं। दूसरा होता है पात्र और चरित्र चित्रण। जैसे कि एक मूवी में कुछ हीरो हीरोइन होते हैं तो उसमें हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, विलेन कौन है, ये आपको यहाँ पर देखना है। पात्र और चरित्र चित्रण हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा। मुख्य पात्र में रानी लक्ष्मीबाई स्वयं है खुद ही, जो कि वीरता, आत्मसम्मान, मातृत्व और नेतृत्व कौशल का अद्भुत संगम दिखाई पड़ता है इनमें सब कुछ है। एक आत्मसम्मान भी इनके अंदर है, झुकना पसंद नहीं करती हैं, वीर साहसी है ही, एक मातृत्व का भाव भी इनके अंदर है और नेतृत्व भी करती हैं। सेनाओं, जब सेना इनकी भागने लगती है, अंग्रेज से लड़ती है, तो सेनाओं को मोटिवेशन भी देती हैं। बचपन से ही स्वतंत्र और साहसी युद्ध कला में निपुण थी ये। संकट में दृढ़ संकल्प, कहती है कि मैं अपनी झांसी नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, और वो संकल्प पर उतरती भी है, प्राण वीर गति को प्राप्त होती है, लेकिन पीछे नहीं हटती हैं। गौड़ पात्र के रूप में अगर देखें तो गौड़ पात्र के रूप में तात्या टोपे हैं, रणनीतिक, संघर्षशील और मित्रवत व्यवहार करते रानी लक्ष्मीबाई के साथ। झलकारी बाई है, त्याग और छल कौशल की प्रतिमूर्ति रही है। तो झलकारी बाई, तात्या टोपे और अन्य में तमाम जैसे सुंदर, मुंदर, दामोदर राव, राजा गंगाधर राव, ये सब भी अन्य पात्रों में इसमें शामिल है। चरित्र चित्रण की अगर बात की जाए तो आदर्शवाद और यथार्थवाद का संतुलन आपको इस रचना में दिखता है, ठीक है। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि उद्देश्य इसका क्या है। देखिए, मतलब दूसरी कहानी कला के तत्वों के आधार पर अगर देखें तो इस उपन्यास का उद्देश्य क्या है, ये उपन्यास लिखा क्यों गया आखिरकार, किस उद्देश्य को ध्यान में रख करके वृंदावन वर्मा जी ने इस उपन्यास को लिखा। पहला उद्देश्य राष्ट्र प्रेम और स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा देने के लिए भारतीयों को ये उपन्यास लिखा गया। दूसरा उद्देश्य ये था भारतीय नारी के साहस और नेतृत्व को उजागर करने के लिए यह उपन्यास लिखा गया। इसके साथ ही साथ में तीसरा उद्देश्य था ऐतिहासिक घटनाओं को जीवंत और रोचक बनाने के लिए भी इस उपन्यास को लिखा गया। और चौथा उद्देश्य था युवाओं में त्याग और स्वाभिमान की भावना को जगाने के लिए भी इस उपन्यास को लिखने का प्रयास इन्होंने किया। और जो चीजें ऐतिहासिक दृष्टिकोण से छूट गई थी उसको भी इन्होंने संजोने का प्रयास किया। यानी कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे एक जबरदस्त शैली में इन्होंने इस रचना को लिखा है, ठीक है। एक बढ़िया तरीके से इस रचना को इन्होंने लिखा। अब देखते हैं भाषा और शैली कैसी रही इसकी। भाषा और शैली की अगर बात की जाए, इसको समझने का प्रयास करते कि आखिरकार वृंदावन वर्मा का जो उपन्यास है झांसी की रानी,
इसकी भाषा और इसकी शैली कैसी है। देखिए, भाषा सजीव है, बिल्कुल सरल है, जहां पर जैसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए वहां पर उस भाषा का प्रयोग भी किया गया है। साथ ही साथ प्रवाहपूर्ण भाषा है, संस्कृत में शब्दावलियों के प्रयोग भी कभी कभी आपको मिलते हैं। शैली की अगर बात की जाए तो शैली वर्णनात्मक शैली है, युद्ध दृश्य और किले का अद्भुत चित्रण किया गया है। संवाद शैली जैसे तीक्ष्ण, प्रेरक और भावपूर्ण संवाद भी आपको दिखता है कहीं कहीं पर। ओजस्विता भी आपको दिखती है, यानी देशभक्ति और वीरता की गूंज भी आपको आपको हर एक जो है कोटेशन में दिखाई पड़ती है इस उपन्यास में जब आप पढ़ेंगे तो। चौथा, वातावरण, यानी कहाँ की है घटना। ठीक है, पहली बात तो यही घटना की अगर बात की है तो वातावरण की अगर बात करें, बचपन का वातावरण सादगी और प्रशिक्षण से भरा पड़ा है। युद्ध भूमि की अगर बात की, तोपों की गड़गड़ाहट, धूल, सैनिकों का उत्साह, ये सब वातावरण में आपको दिखता है। दरबार, औपचारिकता, अनुशासन और राजनीतिक तनाव आपको दरबार में दिखता है। वातावरण में उत्साह, वीरता और संघर्ष की लहर भी आपको दिखाई पड़ती है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये कि वातावरण भी इसका जो है वही 1857 की क्रांति, झांसी की रानी का जो झांसी का किला है उसी के इर्द गिर्द के पूरा का पूरा वो जो है कहानी वहीं पर जो है बुनी पड़ी गई। संवाद शैली कैसी है। संवाद शैली की अगर बात की है तो संवाद संक्षिप्त है, यानी छोटे छोटे संवाद है लेकिन प्रभावी संवाद है। भावनाओं और परिस्थितियों के अनुकूल संवादों का प्रयोग है, कहीं पर तीक्ष्ण और कहीं पर करुण भाव से स्वर बताए गए हैं। उदाहरण के रूप में जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण देता हूँ, ईश्वर ने हमें यह भूमि दी है और हम इसे बचाएंगे। ऐसे संवाद जो है एकदम से दिल को छू लेते हैं। संवाद पात्रों का मनोविज्ञान स्पष्ट करते हैं, इसलिए हर एक उपन्यास को संवाद शैली के दृष्टिकोण से भी उसको परखना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रदर्शित भाव अगर देखेंगे तो वीरता का भाव आपको दिखेगा यहाँ पर। सिंघनी की तरह युद्ध में उतरना, ये एक प्रकार से आपको दिखता है कि रानी लक्ष्मीबाई सिंघनी की भांति जो है जाती है मैदान में। देशभक्ति यानी स्वतंत्रता के लिए प्राणों की आहुति तक देने के लिए तैयार हैं सभी देशभक्त। इसके अलावा त्याग, सुख समृद्धि को छोड़कर के राष्ट्रहित को चुनना। मातृत्व, दामोदर राव के प्रति स्नेह दिखता है रानी लक्ष्मीबाई में। क्रांति भाव, सैनिकों और नायकों को संगठित करने का एक प्रकार से जो आप देखते हैं बेड़ा है, इन्होंने उठाया है। इसके अलावा कथन और कला की विशेषताओं में अगर देखिएगा, ऐतिहासिक तथ्य और साहित्यिक कल्पना का संतुलन आपको दिखेगा, यानी इसमें आपको ऐतिहासिक जानकारी, सही सही जानकारी एकदम फैक्ट वो भी मिलेगा और साहित्य की कल्पना भी इन्होंने उसमें अपने हिसाब से की है जो भी उनको उचित लगा। वृंदावन लाल वर्मा जी को घटनाओं का क्रमबद्ध और रोमांचक प्रस्तुतिकरण भी किया है। पात्रों के माध्यम से राष्ट्र प्रेम का संचार करवाया ताकि लोग इसको जब पढ़ें तो राष्ट्र प्रेम लोगों के अंदर आए और देश के प्रति जो है प्रेम भाव दिखाए। लेखक का पाठक से सीधा संवाद होता है, इससे निकटता बनती रहती है। इस तरीके से कहीं ना कहीं पे एक जबरदस्त रचना है ये। झांसी की रानी के उपन्यास की विशेषताओं की अगर बात है तो विशेषताओं भी लिख दीजिएगा, हेडिंग डालिएगा, झांसी की रानी उपन्यास की विशेषताएं। क्या विशेषताएं हो सकती हैं इसकी, फटाफट से आप देखिएगा, हेडिंग डालिएगा, झांसी की रानी उपन्यास की विशेषताएं। पहली विशेषता इसकी है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सजीव चित्रण किया गया है। उपन्यास 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं पर आधारित है। दूसरी बात, वर्मा जी ने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ साहित्यिक कल्पना का भी संतुलन किया है। युद्ध, दरबार और किले के वातावरण के चित्र को जो है चित्र की तरह जीवंत बना दिया है एकदम से, जिस तरीके से था आप पढ़ेंगे लगेगा वो किला वगैरह सब कुछ आ रहा है सामने। दूसरी विशेषता यह है इस उपन्यास की कि नारी शक्ति का उत्कर्ष दिखाया गया है। रानी लक्ष्मीबाई को भारतीय नारी के साहस, नेतृत्व और मातृत्व का प्रतीक दिखाया गया है इस उपन्यास में। इसके अलावा संकट की घड़ी में भी साहस और निर्णय क्षमता बनाए रखने का यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है। मातृत्व और देशभक्ति का अद्भुत संगम भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। एक तरफ वो दामोदर राव को बचाने के लिए परेशान रहती हैं रानी लक्ष्मीबाई और दूसरी तरफ वो अपनी जो है झांसी किले को बचाने के लिए युद्ध लड़ती हैं, यानी बच्चे को बचाती हैं और भी जो है देश को बचाने के लिए भी युद्ध लड़ती हैं। देशभक्ति और त्याग का भाव भी दिखता है। स्वतंत्रता के लिए प्राणों का बलिदान सर्वोच्च बताया गया है इस उपन्यास के माध्यम से। पात्र अपने निजी सुख समृद्धि को त्याग करके राष्ट्रहित को प्राथमिकता देते हैं उपन्यास के अंदर। पाठक के हृदय में गर्व और प्रेरणा का संचार भी आप देखते हैं इस उपन्यास के द्वारा। जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको भी अपने देश के लिए कुछ करने या मर मिटने की भावना पनपती है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखिएगा, भाषा एकदम से सरल है, शैली ओजस्वीता, शैली में ओजस्विता भी है, यानी सरल, प्रवाहपूर्ण, संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग किया गया है। शब्दों में जोश और वीरता का संचार दिखाएगा आपको।
संवाद छोटे छोटे हैं लेकिन प्रभावशाली है और पात्रों के अनुरूप संवादों का प्रयोग है, जैसे पात्र है उसी हिसाब से संवाद इसमें बोला जाता है। चरित्र चित्रण की सजीवता भी आपको यहाँ पर दिखती है। पांचवी विशेषता देखिए, रानी लक्ष्मीबाई आदर्श और यथार्थ का सुंदर मिश्रण के रूप में आती हैं। तात्या टोपे रणनीति और मित्रता के प्रतीक हैं। झलकारी बाई त्याग और छल की मिसाल के रूप में सामने आती है। अगला है आपका वातावरण में रोमांच और उत्साह भी आपको दिखता है, जैसे कि युद्ध दृश्यों में धूल धुआं तोपों की आवाज का यथार्थ चित्रण है। दरबार का औपचारिक और तनावपूर्ण माहौल भी दिखाया गया है। बचपन और प्रशिक्षण का सौम्य वातावरण भी आपको यहाँ पर दिखेगा। यानी इसकी विशेषता में तमाम सारी चीजें आप लिख सकते हैं, तमाम विशेषताएं लिख सकते हैं। अगली विशेषता घटनाओं का क्रमबद्ध और प्रभावी प्रस्तुतिकरण किया गया है, यानी एक ऐतिहासिक शैली में प्रस्तुतिकरण किया गया है। घटनाएं जो हैं, घटनाओं की अगर बात की जाए तो घटनाएं जो हैं एकदम से कैसी हैं, घटनाएं आरंभ से अंत तक तारतम्य और रोचकता से के साथ आगे बढ़ती हैं। कहीं भी अनावश्यक विस्तार नहीं, गति बनी रहती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पाठक अंत तक बंधा हुआ रहता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लास चलिए बेटा, अभी फोन मत करिए बार बार आप। पाठक अंत तक बंधा रहता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर के आप देखिएगा कि घटनाओं का क्रमबद्ध और प्रभावी प्रस्तुतिकरण बहुत जबरदस्त तरीके से आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, चलिए। प्रेरणादायक संदेश, एक मोटिवेशनल संदेश भी आपको ये रचना देती है, ये उपन्यास देता है। स्वतंत्रता के लिए त्याग ही सच्चा मार्ग है, ऐसा इसमें बताया गया है। साथ ही साथ नारी किसी भी परिस्थिति में पुरुष से कम नहीं है, यानी जो जिस नारी को हम जो है हमेशा से नीचे या फिर हमेशा से उसको जो है एक दबाव का माध्यम बनाए, मतलब कि वो की एक नारी है तो घर में रहे, ऐसी जो धारणा थी उस धारणा को तोड़ती है रचना। ठीक है, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस आवश्यक है, ये संदेश हमको देती है। इस तरीके से आपने इन चीजों को पढ़ा। ठीक है, अब हम 15 MCQ जो तैयार किया हमने, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसको मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। पहला प्रश्न, वृंदावन लाल वर्मा किस शैली के लेखन के लिए प्रसिद्ध थे? विज्ञान कहानी नहीं, ऐतिहासिक उपन्यास। बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऐतिहासिक उपन्यास के लिए प्रसिद्ध है वो। ठीक है, आपका उत्तर भी यहाँ पर लिखा हुआ है साथ में। दूसरा प्रश्न देखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था मणिकर्णिका। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, तीसरा नंबर प्रश्न आप देखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र को किस नाम से गोद लिया था? दामोदर राव के नाम से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, वृंदावन लाल वर्मा ने किस वर्ष इस उपन्यास का संस्करण प्रकाशित किया था? 1946 में। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन आप देखिएगा, पांचवा नंबर प्रश्न आ चुका है, उपन्यास में किस नीति के कारण से झांसी पर अंग्रेजों ने दावा किया था कि झांसी हमारी है, झांसी पर कब्जा करना है? तो थी कौन सी नीति? मित्रता, मतलब लैप्स की नीति। ठीक है, हड़प की नीति जिसको कह सकते हैं, डलहौजी की। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, छठा नंबर, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी या कथन किसने कहा था? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी रानी लक्ष्मीबाई का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई के प्रमुख सहयोगी कौन थे? तो जो है इसमें से तात्या टोपे भी थे, झलकारी बाई भी थी, दोनों साथ में इनकी युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन नाना साहब जो थे वो कानपुर से युद्ध लड़ रहे थे। ठीक है, लेकिन वो 1857 क्रांति से संबंधित है, लेकिन इनके साथ नहीं थे, इनके साथ ये दोनों थे, तात्या टोपे और झलकारी बाई। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, बी और सी दोनों। आठवां क्वेश्चन, वातावरण आरेख में घोड़ों की पीठ पर लड़ाई लड़ती रानी का दृश्य वर्मा जी ने किस विधा में प्रस्तुत किया है? एक रोमांचक वर्णन किया है। ठीक है, रोमांचक वर्णन किया है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 9वां नंबर प्रश्न है, विकासात्मक साहित्य समीक्षा का शीर्षक झांसी की रानी उपन्यास में राष्ट्र प्रेम का भाव सबसे बेहतर रूप में किसका अवतरण है? गंगाधर राव का या शिवाजी का? बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई जी का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा का चरम विकास किस जगह हुआ था? तो ये हुआ था ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, वर्मा जी की भाषा शैली की विशेषता क्या है? तो सरल प्रवाह पूर्ण हिंदी का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न, उपन्यास के पाठ में करुणा और वीरता का मिश्रण कहाँ दर्शाया गया है? संवादों में, वातावरण में, या फिर दोनों में? संवाद और वातावरण में आप देखेंगे, दोनों में आपको दिखेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका।
अगला प्रश्न 13 नंबर, रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में किसको बचाने के लिए खुद को अभिषिक्त कर दिया, यानी खुद को एक प्रकार से अपने आप को जो है अपने अपने आप को समर्पित कर दिया। तो कहीं ना कहीं पे अपने पुत्र और देश के गौरव दोनों को बचाने के लिए ऑप्शन नंबर इसका बी और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य नारी शक्ति और देशभक्ति का संदेश देना। बिल्कुल इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उपन्यास में कथानक या कथाकार किस माध्यम से पाठक के हृदय तक सीधे पहुंचता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संवाद, वर्णन में भावात्मक समावेश है, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए पाठक के हृदय में सीधे चीजें पाठक पढ़ता तो लगता है कि हाँ ये कहानी सीधा चल रही है या फिर ये घटना जो है सीधे सीधे आपके समक्ष चल रही है, रानी लक्ष्मीबाई जी युद्ध कर रही है सीधा सीधा। इस तरीके से आपको ये पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा। ऐसे तमाम पीडीएफ आपके लिए तैयार किया जा रहा है, सभी का मिलेगा 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, मात्र 100 रुपए में आपके लिए कोर्स की व्यवस्था, अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का थर्ड सेमेस्टर का पूरा कोर्स, सभी सब्जेक्ट के नोट्स, पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, सब कुछ आपको मिलेगा। चैप्टर वाइज क्लास भी आपके लिए व्यवस्थित किया जा रहा है। तो आप इस स्कैनर पर मात्र 100 रुपए फीस आपको जमा कर देनी है। ठीक है, जैसे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, ठीक है, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। और जैसे ही आप जमा करेंगे, आपके पास एक जो है व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ा जाएगा, वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, क्लास आपकी यूट्यूब पर ही होगी, लेकिन उसका पीडीएफ जो होगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगा। वो पीडीएफ आपको ही केवल दिखेगा। ठीक है, आप उसको पढ़ेंगे आसानी से। और साथ ही साथ में इस पीडीएफ में क्या होगा, आपके लिए एमसीक्यूज नोट्स होंगे। ठीक है, एमसीक्यूज, इसके अलावा आपका लिखित यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध सिलेबस यही है, हिंदी गद्य का, थर्ड सेमेस्टर में हिंदी गद्य ही पढ़ना है। ठीक है, हिंदी कहानी, उपन्यास, लेखक, सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, एक दिन में हिंदी कहानी, उपन्यास, इन सभी को लेकर के एक पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इसे हिंदी कहानी किसे कहते हैं? ठीक है, कहानी का उद्भव, विकास और कहानी का एक प्रकार से कहानी की जो कला की विशेषताएं होती हैं या कहानी के तत्व जो होते हैं, उसके आधार पर कहानी की विशेषताएं, कहानी की परिभाषा सब बताते हुए आपको पूरा एक दिन यूनिट नंबर 2 जो है आपका, उसकी पूरी की पूरी पीडीएफ तैयार की जा रही है, वो भी आपको मिल जाएगा, उसकी क्लास भी होगी, परेशान ना हो। ठीक है, डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर तीनों मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर, एक को करिकुलर, सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। को करिकुलर का पेपर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यूज होता है सभी विश्वविद्यालय में। उसके लिए पूरी बेहतर तैयारी, लगभग 10 प्रैक्टिस सेट उसके लिए तैयार हो रहे हैं, वो सब आपको मिलेंगे मात्र 100 रुपए फीस में ही। सारी व्यवस्था आपके लिए कर दी गई है, तो आपको कहीं पर भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत अगर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेक्चर। तुरंत एसएमएस कीजिए दिए गए नंबर पर, तुरंत हमारे साथ जुड़ जाइए, देर मत कीजिए। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर, पूरा थर्ड सेमेस्टर सभी सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, सब आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।